Assalamu alaikum everyone. In the last class we discussed about motion in one dimension and the projectile motion. और अब हम डिस्कस करेंगे रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन. रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन. ओके, देखिए अगर हम किसी बॉडी को सर्कुलर या रोटेटरी मोशन में अगर हम कंसिडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ले रहा हूँ या हम सिंपल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन मतलब होता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, बहुत सिंपल है कि अगर कोई बॉडी इस तरह के सर्कुलर पाथ में मूव करती है लाइक दिस, तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल, और इस सेंटर के रिस्पेक्ट से बॉडी आपको कभी यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगी और कभी यहाँ, यानी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ये बॉडी अपने मोशन को कंटिन्यू कर रही है, और ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. अब ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है, इसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ सर्कल. अब इसी चीज़ को देखते हुए आपने सर्कुलर मोशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. पहले आपके पास है स्पिन और दूसरा हमारे पास है ऑर्बिटल मोशन. ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक बहुत कॉमन और आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास सन है एंड अराउंड द सन हमारे पास अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, तो लेट्स से ये हमारे पास कहीं अर्थ है. तो अर्थ ना आपके पास दो तरह के मोशंस कर रही है. एक तो ये कि ये अराउंड द सन इस तरह से रिवॉल्व कर रही है. वो जो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, इसमें जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद सन है. यानी अर्थ जिस सर्कल पे पास कर रही है, जिस सर्कल को फॉलो कर रही है, उस सर्कल का सेंटर खुद सन है. और एक अर्थ खुद अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है. यानी अर्थ दो तरह के सर्कुलर मोशन कर रही है. एक को हम कह रहे हैं रेवोल्यूशन, और एक को हम कह रहे हैं रोटेशन. ठीक है, तो रेवोल्यूशन के केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अर्थ से बाहर है. ठीक है, लेकिन रोटेशन के केस में अर्थ के अंदर है. तो रोटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिन, कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद बॉडी के अंदर से पास हो रहा हो. लेकिन रेवोल्यूशन इज ऑर्बिटल, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर हो. ठीक है, तो इस तरह से आपने सर्कुलर मोशन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ. अब हम इसको फर्दर आगे ले जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में या इस तरह की चीज़ों में. अब अगर मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्ट से देखता हूँ, जिसे हम कहते हैं UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अब देखें UCM के अंदर ये होगा कि अगर अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लाइक दिस, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है. इस पॉइंट पर कहीं इस तरफ होगी
इस पॉइंट पर कहीं इस तरफ, इस पॉइंट पर कहीं इस तरफ, और यहाँ पर कहीं इस तरफ। यानी हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो एट एवरी पॉइंट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे बट विद अ कांस्टेंट स्पीड, मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्योंकि हम यहाँ पर सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें सर्कल होने की वजह से सेंटर ऑफ सर्कल से हर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। और इसको हम कहेंगे रेडियस। और हर रेडियस से जो आप वेलोसिटी मार्क करेंगे ये 90 डिग्री पर होगी, परपेंडिकुलर। तो इसी वजह से इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कर्व पाथ के सिर्फ एक छोटे से पॉइंट को टच कर रही है, टेंजेंशियली एक्ट कर रही है, इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप साथ साथ एक दफ़ा देख लें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं सर्कुलर मोशन को, और फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए नहीं, अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी अगेन किसी सर्कुलर पाथ पर है और मैं इसके इस सर्कुलर पाथ को या इसके इस मोशन को विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट कर रहा हूँ या प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपने अज्यूम कर लिया एक्स एक्सिस, इसको अज्यूम कर लिया हमने वाई एक्सिस, और इसको हमने कह दिया ओरिजिन ओ। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉडी इनिशियली यहाँ मौजूद है, इसको हमने कह दिया पॉइंट ए। अब जब ये बॉडी पॉइंट ए से उठकर पॉइंट बी पर आती है, यहाँ पर कहीं, तो आप देखें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस और बी तक का डिस्टेंस तो बराबर है, जो कि रेडियस है। लेकिन इस ओ से ए पर आने के लिए इस बॉडी ने सेंटर ऑफ सर्कल पर कुछ ना कुछ एंगल डिस्प्लेस किया है, और इसी एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी अगर आप अलोंग द सर्कमफेरेंस देखेंगे तो अलोंग द सर्कमफेरेंस ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यानी अगर मैं ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया है इसको मार्क करता हूँ, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस। और अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसे मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के बाद आपके पास है रेडियन, और रेडियन के बाद आपके पास है डिग्री। ठीक है, जिसमें से रेडियन हमारे पास एस आई यूनिट है। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो बहुत सिंपल है कि अगर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो एक रेवोल्यूशन बराबर होगा 2 पाई रेडियन के, या फिर 360 डिग्री के। और फिर अगर हम 1 रेडियन को डिफाइन करें तो 1 रेडियन का मतलब होता है 57.3 डिग्री।
यानी 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ S इज इक्वल्स टू R, यानी आर्क लेंथ, ये A से लेकर B तक की जो आर्क है, जो कर्व पाथ दिख रहा है आपको, अगर ये रेडियस के बराबर हो जाए देन जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन यानी 57.3 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, कभी कभी वो इस कंडीशन को चेंज भी कर देता है, आपसे कहता है कि अगर आर्क लेंथ ट्वाइस द रेडियस हो, तो ट्वाइस द रेडियस का मतलब है कि आप एंगल को डबल कर दें, 2 रेडियन, और 2 रेडियन का मतलब होगा 114.6 डिग्री। यानी हम एस, आर और थीटा को इस फॉर्मूले से आपस में रिलेट करते हैं, या डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा से। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद फॉर्मूला। तो अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपको आर और एस पता होना चाहिए, या कुछ और एंगुलर पैरामीटर्स पता होने चाहिए। अब जिस तरह लीनियर मोशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो अब आपका जो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देखें जैसे हमने यहाँ पर इस डायग्राम में बात की थी कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे ये, तो यहाँ पर इसने कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। अब अगर हम किसी ऐसी बॉडी की बात करें जो कि अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, यानी अगर मैं कुछ चीज़ों को इसमें चेंजेस करता हूँ, तो इनिशियली दोबारा एक बॉडी हमने एज्यूम करी कि जो कि पॉइंट ए पर है यहाँ पर, और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पहुँच गई, और फिर इन द सेम टाइम ये बॉडी कहीं यहाँ पहुँच गई। तो अब देखिए, अगर इनिशियली ये बॉडी जब पॉइंट 1 पर थी, या P1 कह लेते हैं इसको, और इसको हम कह लेते हैं P2। तो जब बॉडी पॉइंट P1 पर है तो आप समझ लें कि थीटा है थीटा 1, और जब बॉडी पॉइंट P2 पर है तो आप समझ लें डिस्प्लेसमेंट है थीटा 2। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसने P1 और P2 के दरमियान में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो इस टाइम को अगर मैं थीटा कह टी कह दूँ, या डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा। और अगर मैं ये मेजर कर लूँ कि भाई ये किस रेट से, यानी 1 सेकंड में ये कितना एंगल डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको हम कह देंगे एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है। यानी अगर आप यहाँ पर ओमेगा निकालना चाहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, तो ये ओमेगा बराबर होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, और अगर आप एवरेज निकालें तो उसके लिए हम सिंपली थीटा अपॉन टी भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से हमारे पास जिसका एस आई यूनिट बनेगा वो होगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन कभी कभी रेवोल्यूशन पर सेकंड भी आ जाता है। तो अगर आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड से आपने रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो आप सिंपली इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चन तो आप देख लेंगे। अब यहाँ एक दूसरा मसला ये है कि क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन में निकालते हैं राइट हैंड रूल से। अगर आप इसके मोशन को देखें तो फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर आप सर्कुलर पाथ पे देखें कि जो बॉडी है ये ऐसे जा रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में आपके पास जो ओमेगा होगा उसे ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे जेड एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपके पास जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी ना वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। यानी आप इसको ऐसे समझ लें, जैसे मैंने क्लास में भी कभी समझाया होगा आप लोगों को, कि अगर हम दो डिस्क या प्लेट कंसिडर कर लेते हैं और ये इस डिस्क का या इस प्लेट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो एक प्लेट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, एक दफ़ा क्लॉकवाइज, एक मरतबा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अब अगर आप डायरेक्शन ऑफ ओमेगा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आप यही रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल। कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है आप उस डायरेक्शन में अपने हाथ के कर्ल को रोटेट करें, फिंगर्स को रोटेट करें, कर्ल। और आपके हाथ में थंब होगा, दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब अगर आप इसको राइट हैंड की रिस्पेक्ट से रोटेट करा के देखें तो आपके ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी, और अगर आप इस पर करके देखें तो ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। ठीक है, सही है। तो इस राइट हैंड से हम हमेशा ओमेगा की डायरेक्शन निकालते हैं। तो अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज केस है, यानी अगर ये वाला केस है तो एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड और क्लॉकवाइज में इनवर्ड। मैं लिख भी देता हूँ, याद रहेगा। क्लॉकवाइज, इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड। ठीक है, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी विद डायरेक्शन। अब हम वेलोसिटी से स्विच करेंगे, बल्कि इसका एक रिलेशन भी देख लेते हैं। तो जब आप वेलोसिटी को रिलेट करते हो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को आपस में, तो हमारे पास जो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी और इसमें जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। कभी भी आप r क्रॉस ओमेगा नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है,
तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया सर्कुलर मोशन का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब हम करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके जी, अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में, अब अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज आएगा। यानी अभी भी अगर आपके पास कोई बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो अगेन कोई ना कोई एक्स एक्सिस होगा, कोई ना कोई वाई एक्सिस होगा। ठीक है, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे लिए दोबारा और रीजन का काम करेगा। ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अभी जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी तो हम जेड भी ड्रॉ कर लेंगे। चलो मार्क कर लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक है जी, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से। तो अगर फर्स्ट सेकंड में इस बॉडी ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द फर्स्ट सेकंड, और दूसरे सेकंड में उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो थीटा 1 है इसकी वैल्यू बहुत कम है, और अगले इंटरवल में जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। यानी आने वाले हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को देखते हुए, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अगर मैं ओमेगा को मार्क करता हूँ तो ओमेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा। लेकिन क्योंकि ये चेंज भी हो रहा है, तो चेंज होने की वजह से मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पर अब एक्सेलरेशन भी है और वो भी ओमेगा के पैरेलल है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अभी ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं। यानी अगर हम अल्फा या एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर मैथमेटिकली आप इसका फॉर्मूला डिस्कस करें या इसके फॉर्मूले को देखें, तो मैथमेटिकली इसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, और अगर आप इसका यूनिट बनाएंगे तो अगेन SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बेसिकली हम इसको ट्रांसफॉर्म करके ना इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख लेते हैं ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बिल्कुल वैसी ही है, वो लीनियर मोशन के लिए है, ये एंगुलर मोशन के लिए। लेकिन आप देखें अगर मैं इसको डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से देखूं
तो डायरेक्शन में हमारे लिए थोड़ा सा मसला है। देखें, अब देखो डायरेक्शन के केस में हमारे पास ना दो सिनेरियो बन सकते हैं। आप समझ लें कि ये वाली जो दो डायग्राम मैंने ड्रॉ की हैं, फर्स्ट इसमें हमारे पास ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, और ये जो दो केसेस मैंने ड्रॉ किए हैं इसमें हमारे पास ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो अल्फ़ा और ओमेगा पैरेलल होंगे, और अगर अल्फ़ा ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो अल्फ़ा और ओमेगा अपोजिट होंगे। यानी फर्स्ट केस में जब आप ओमेगा के साथ अल्फ़ा को रिलेट करेंगे तो क्योंकि दोनों में इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर अल्फ़ा अपवर्ड होगा और यहाँ पर अल्फ़ा डाउनवर्ड होगा। यानी पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मोशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने की वजह से आप देखेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ है। फिर आप ये भी देखेंगे कि इंक्रीजिंग का केस है या डिक्रीजिंग का केस है। अगर इंक्रीजिंग का केस होगा तो अल्फ़ा और ओमेगा दोनों पैरेलल होंगे, लेकिन अगर डिक्रीजिंग का केस होगा तो अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस केस में अब अगर मैं अल्फ़ा को मार्क करता हूँ तो डिक्रीजिंग की वजह से यहाँ पर अल्फ़ा ओमेगा के अपोजिट होगा, डाउनवर्ड, और यहाँ पर होगा अपवर्ड। ठीक है, ओके। अब देखें, आपने रिलेशंस पढ़ा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि लीनियर एक्सेलरेशन यानी ए बराबर होता है अल्फा क्रॉस आर के, या अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखता हूं तो ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर इक्वेशंस। जैसे अगर आपने अभी जो कुछ फॉर्मूले पढ़े वो तो बहुत सिंपल सिंपल से थे, मैं लिख देता हूँ। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। इसी तरह हमारे पास ना इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन इक्वेशंस को हम एंगुलर में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एस थीटा से, वी ओमेगा से, और ए जो है वो अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। यानी अगर मैं इक्वेशंस को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बनेगा ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या टू अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी हम इक्वेशंस को लीनियर से एंगुलर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक सवाल आता है आपके पास जिसमें आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इसको हम एन से शो करते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 2 पाई। यानी अगर आपके पास थीटा रेडियन में दिया हुआ तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आप इसको सिर्फ 2 पाई से डिवाइड कर दें।
और अगर रेवोल्यूशन में ही दिया हुआ हो तो फिर आप सिर्फ थीटा कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए, सिंपली एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब हम वेलोसिटी के चेंज की बात करते हैं तो वेलोसिटी के चेंज का मतलब है इट कुड बी अ चेंज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ। लेकिन जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, खास तौर पर सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है वो एक्सेलरेशन जो सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने से प्रोड्यूस हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया, और हम अज्यूम कर लें कि एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, लाइक दिस। यानी अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल पे देखूं, कोई ना कोई एंगल डिस्प्लेस हुआ है थीटा। इस पॉइंट पर ए पर इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं कह रहा हूँ v1, और इस पॉइंट बी पर जो इसकी वेलोसिटी है उसको मैं कह रहा हूँ v2। लेकिन याद रहे कि इस v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। तो इसीलिए जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी वो एक्सेलरेशन जो सिर्फ तब प्रोड्यूस हो जब बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए। और इसी वजह से जब भी आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को मार्क करेंगे तो इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है। यानी अगर आप इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछेंगे तो वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर। आप यहाँ पर भी पूछेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये बॉडी यहाँ होती तो भी इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती टुवर्ड्स द सेंटर, और यहाँ पर भी टुवर्ड्स द सेंटर। तो बाय कैलकुलेशन अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है AC=2 v² / r। लेकिन हम इसको डराइव करके और भी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं AC की जगह पुट करता हूँ v² / r, या सॉरी, अगर मैं v की जगह पुट करता हूँ r⍵, तो v की जगह जब आप r⍵ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा r⍵²। फिर ओमेगा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2π/t, तो फॉर्मूला बनेगा 4π²r/t², या फिर 4π²r/f²। ये भी एक इक्वेशन आप याद कर लें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2π/T या फिर 2πf। ठीक है, ये वही θ/t से डिराइव हुआ हुआ है, लेकिन फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो वो एक्सेलरेशन जो किसी बॉडी की डायरेक्शन के चेंज होने से प्रोड्यूस हो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स चाहिए। तो अगर हम
सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, तो इसका मतलब होगा ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, यानी सिर्फ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करे। इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि द फोर्स required to keep an object moving on a circular path। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। इसका मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, वही न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनेगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम ए सी। अब आपके पास एक्सेलरेशन की जितनी भी वैल्यूज थी, जैसे वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, या एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, या एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एफ स्क्वायर, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, लेकिन आप देखें जितना भी काम आपने किया है सब आपने किया जब बॉडी किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। अब अगर बॉडी फॉर एग्जांपल कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करती बल्कि वेरिएबल स्पीड से मूव करती है, यानी बॉडी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कहलाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज in magnitude of velocity during a circular motion। ठीक है, यानी अब आपके पास एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, लेकिन अब आपके पास इस पॉइंट पर डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको आप कहोगे सेंट्रीपिटल, और मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल। यानी ए सी, ए टी और अल्फा जो कि कहीं इस तरफ होगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर एक ही पॉइंट पर दो एक्सेलरेशंस हों, जैसे एक तरफ आप कह लें कि ए टी है और अगर मैं इसमें ए सी को भी ऐड कर दूं तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा ए। तो जब दोनों का हम कंबाइन इफेक्ट निकालते हैं तो वो कहलाता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एमसीक्यू आता रहता है, इसको अच्छे से ध्यान में बिठा लें कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो सिर्फ सेंट्रीपिटल, लेकिन अगर वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी तो सेंट्रीपिटल भी होगी और टेंजेंशियल भी होगी, और आपको इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट निकालना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, चलें जी।
अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके जो सर्कुलर मोशन या रेवोल्यूशन के टॉपिक्स थे वो तो कंप्लीट हो गए। इसमें कुछ क्वेश्चंस अब किस तरह से इससे रिलेट होंगे ना, वो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एमसीक्यूज करवाता हूँ, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास हम सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल ले रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। ये हमेशा किसी और फोर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। जैसे अगर हम किसी कार की एग्जांपल लें, कार ऑन अ रोड टर्न कर रही है, तो इस केस में आपके पास जो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। इसी तरह अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अगर आप किसी प्लैनेट की बात करते हैं, प्लैनेट अराउंड सन, तो वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। इसी तरह अगर हम किसी स्टोन की बात करते हैं, स्टोन एंड स्ट्रिंग, कोई रस्सी है, उससे आपने किसी पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वर्ल्ड करवा रहे हैं, तो वहाँ पर ये बनता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ना किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। अब इसमें भी हम एक केस डिस्कस करते हैं, जैसे अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल का केस है, तो अगर आपसे कहता है कि भाई ये आपके पास कोई बॉडी है और वो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ट्रैवल कर रही है, कि इसका सेंटर आ गया इस तरह से, तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इस तरह से। अब आप देखें इसका जो वेट होगा, वेट वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा ना हर पॉइंट पर। W इज इक्वल्स टू mg। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो अलॉन्ग द स्ट्रिंग होगी इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। इस केस में अगर आपको टेंशन मालूम करने के लिए कहा जाता है, तो टेंशन के लिए आप एफ सी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जबकि डब्ल्यू के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा एम जी। और अगर आप इन दोनों का रेशो लें, कभी कभी रेशो भी कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो ऊपर आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर और नीचे आ जाएगा एम जी, और एम से एम कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसी तरह अगर वो आपको वर्टिकल सर्कल का केस देता है, वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल सर्कल का मतलब होगा इस तरह से कोई सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। क्या आ गया, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, और ये आ गया लोएस्ट पॉइंट। अब देखो, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों पर ही अगर मैं वेट मार्क करता हूँ तो वो डाउनवर्ड होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू। लेकिन अगर मैं टेंशन ड्रॉ करता हूँ तो टेंशन इन स्ट्रिंग
इस केस में अपवर्ड और इस केस में डाउनवर्ड ड्रॉ होगी अलॉन्ग द स्ट्रिंग। और अब अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करता हूँ जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी, तो इस केस में आपके पास जो नेट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी वो होगी एफ सी इज इक्वल्स टू टी माइनस डब्ल्यू, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी माइनस एम जी। और इस केस में अगर आप नेट फोर्स निकालते हैं तो बनेगा एफ सी इज इक्वल्स टू टी प्लस डब्ल्यू, या एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी प्लस एम जी। और इस इंस्टेंट पर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो अगर मुझे मिनिमम वेलोसिटी के लिए काम करना हो फॉर वी मिनिमम, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी प्लस एम जी। और अगर मुझे वी मैक्स के लिए काम करना हो तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी प्लस एम जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे और फिर वही वर्क पावर। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।